बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट के 3 जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले केस में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम करने से रोकने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। एक टर्मोइल है मुल्क में और वो जारी है और उसके नतीजे में नुकसान हो रहा है सबका। वो टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट और ये अदालती मामला और पॉलिटिकल मामला और बाकी सारे जो हैं वो बड़े बुनियादी हमारे जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हमारी हटी हुई है, जिसमें दहशतगर्दी भी है और जिसमें फॉरेन अफेयर्स भी हैं और जिसमें सोशल अनरेस्ट भी है जो मुस्तकिल फैल रहा है और करप्शन बढ़ रही है, बेरोज़गारी है। ये सारे इश्यूज़ उस वक्त रिजॉल्व होंगे जब ये बुनियादी इश्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। और मैं रोज़ रिपीट करता हूँ बात, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इन बातों पे अब एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि बड़े दुनिया में चूँकि इवेंट्स हो रहे हैं और बड़े फ़ैसले हो रहे हैं और उन फैसलों में रियासतें मुकम्मल तौर पे अपने अंदरूनी बहरानों को काबू पाके या कम करके वो इस वक्त जो है वो बड़े फ़ैसलों का हिस्सा बन रही हैं। ममालिक जो हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म फैसलों के हिस्सेदार हैं। वो जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दूर से देख रहे हैं तमाशा, जो सिर्फ खड़े हैं देख रहे हैं, वो उस पूरे पार्ट का हिस्सा नहीं, उस पूरे टेबल पे नहीं मौजूद जिस टेबल पे ये फैसले हो रहे हैं। ठीक है। और बहुत टर्मोइल, इस कदर हिजान से रियासतें गुजर के उन मेज़ों पे आके बैठी हैं कि हम ये कह ही नहीं सकते आने वाले महीनों में या सालों में कभी भी कि हम इसलिए वहाँ पे नहीं मौजूद थे कि हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये हो रहा था, ये 8 से 7 और 7 से 8 और 9 से 10 वाली ख़बरें, किसकी मुलाकात किससे हुई, किसने क्या करारदाद पेश की, किसने क्या हुआ, हम इसमें चूँकि फंसे हुए थे तो इसलिए हम इसलिए हमारी तवज्जो सारी इस वक्त यहाँ थी। ऐसा होगा नहीं। और कुछ अर्से के बाद जो है वो बहसियत कौम हमें जवाब देना पड़ेगा, अपने आप को भी और दुनिया को भी। इवेंट्स बड़े हो रहे हैं और मैंने वही बात की ना कि आप समझ लें कि ये 1945 जैसे वाक़यात हैं या 9/11 जैसे वाक़यात हैं या जैसे दुनिया में बड़े इवेंट्स होते हैं, या ये है कि और बहुत बड़े मौक़े ऐसे आते हैं ना, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गए, बड़े वाक़यात हो रहे होते हैं, उस वक्त फैसला साजी होती है आगे कैसे जाना है। वो मूवमेंट है इस वक्त। आज जो है वो सबसे पहले तो जो तेज़ी के साथ इवेंट्स हैं उन पे ज़रा नज़र आते हैं। पहले तो जो चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो वियतनाम आज पहुँचे, हनोई, और वियतनाम के साथ बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं अमेरिका की। अब ये शुमाली और जनूबी वियतनाम को बराह करम शुमाली और जनूबी कोरिया के साथ ना मिलाएं। ये दो अलग अलग किस्से और दो अलग अलग वाक़यात पैसिफिक के अंदर ही पेश आए हैं। ठीक है। कोरियन वॉर एक अलग वॉर थी और कोरियन वॉर जो है वो इस तरह से ख़त्म हुई थी कि स्टेलमेट पे ख़त्म हो गई और एक डीमिलिटराइज जोन बीच में बना और शुमाली कोरिया भी मौजूद है और जनूबी कोरिया भी मौजूद है। शुमाली कोरिया जो है वो एक बहुत बड़ा अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का, चाइना का, बाकी मुल्कों के साथ वो एक पूरा उनका एक बहुत मजबूत ब्लॉक बन के सामने आ गया। और साउथ कोरिया जो है वो है जहाँ पे बगावत हुई पहले दिनों, नाकाम माशाल्लाह की कोशिश हुई, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, वो हम डिस्कस करते रहे। और जो जिनकी बड़ी ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में, सैमसंग समेत, LG समेत, और वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसका एक हिस्सा है। लेकिन जो वियतनाम है उसकी कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। और वो कहानी जो है वो ये चूँकि वियतनाम गए हैं शी जिनपिंग और आज उनका वहाँ हनोई में बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है और वहाँ का जो एक बड़ा अखबार है नानदैन,
नांदेन में प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं उनका एक मज़मून भी वहाँ पे शाया हुआ है, और उस मज़मून में उन्होंने मुकम्मल प्रीमियर शी जिनपिंग ने चाइना और वियतनाम के ताल्लुकात का तारीख़ी हवाले से मौजूद जो सूरत हाल है, तिजारत है, जो भी है सारा सिलसिला और जो ताल्लुकात हैं उसकी पूरी तारीख़ बयान की है। और उसमें जो है वो वहाँ पे उनका इस्तकबाल बहुत हुआ है। 40 से ज़्यादा मुआहदे साइन हो रहे हैं, जिसमें डिफेंस के मुआहदे भी हैं। और ये जो उसमें फिर जो वहाँ की शिंजो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी चाइना की, उन्होंने इस मजमून को, ये उनका मजमून चाया हुआ है वियतनाम के न्यूज़पेपर में। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेंड एन आर्टिकल टू नांदेन, ऊपर आप देखें न्यूज़पेपर, वी वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल टू अवर रीडर्स। ये उनके अखबार के अंदर फिर ये पूरा आर्टिकल है, और ये चूँकि उनके उसमें है तो, लेकिन इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं चाइना की जो शिंजो न्यूज़ एजेंसी है उसने जो इसको फुल टेक्स्ट इसका इंग्लिश में शाया किया, तो इसमें पूरा उनका जो है वो बयान हुआ वो सारा सिलसिला चाइना का। लेकिन इसमें एक जो बात है वो इम्पॉर्टेंट है कि चाइना वियतनाम कम्युनिटी विद द शेयर्ड फ्यूचर, ये तो बात हो गई बिल्कुल, वर्ल्ड विक्ट्री इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म, ये वो याद दिला रहे हैं। अब ये यहाँ से वो बात है जो एक तारीख उन्होंने ये 4 लाइनों में बताई है। वो कहते हैं कि कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो जंग में ये थर्ड वर्ल्ड की विक्ट्री, जब तीसरी दुनिया जो कही जाती थी उसकी विक्ट्री में साथ रहा है चाइना और वियतनाम के इनकलाब जो हैं। और वो फिर वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल साइड जो वियतनाम की रेवोल्यूशनरी यूथ लीग जो है वो, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस और ये वो सारा बयान करते करते फिर वो उसमें ये कहते हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, हो ची मिन जॉइंड एंड सपोर्टेड द चाइनीज पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापानीज अग्रेशन इन योन और ग्योलिन और बाकी इलाकों में। और चाइना सेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एडवाइजर्स इन सपोर्ट ऑफ वियतनामीज पीपल्स वॉर अगेंस्ट फ्रेंच ऑक्यूपेशन, जो मैंने कल भी बात की थी कि फ्रेंच इंडो चाइना था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड द चाइनीज गवर्नमेंट ऑफ पीपल गेव फुल सपोर्ट फॉर वियतनाम जस्ट वॉर अगेंस्ट यूएस अग्रेशन टू सेव द नेशन। The well-known friendship between Vietnam and China is so profound because we are both comrades and brothers. brothers नहीं, comrades हैं दोनों। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वो बात है जो मैं कल कह रहा था कि बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं वियतनाम के साथ अमेरिका की, जहाँ पे 46% इन्होंने टैरिफ दिए। वियतनाम की ट्रेड कुछ इस तरह से है कि वियतनाम सबसे ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ बनती हैं सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को, और उन पे लिखा होता है वियतनाम, मेड इन वियतनाम। लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए वियतनाम सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है दुनिया में वो करता है चाइना से। तो चाइना से सबसे ज़्यादा वियतनाम इंपोर्ट करता है, उसके नतीजे में जो चीज़ वियतनाम तैयार करता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अमेरिका बड़ा खुश होता है इस बात पे कि नीचे लिखा है वियतनाम और चाइना ने लिखा, हालांकि वियतनाम में जो भी कुछ बनता है वो चाइना से वियतनाम आता है, वियतनाम से आगे चला जाता है। तो चाइना कहता है कि कोई इशू नहीं है, वो अमेरिका कहता है देखें वियतनाम है ना, नीचे वियतनाम लिखा है, चाइना तो नहीं लिखा हुआ, हालांकि वो, यानी ये इस तरह से किस्सा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कल शायद अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कल वो हो ची मिन सिटी जाएंगे, हो ची मिन सिटी, हो ची मिन जो उनके इनकलाबी लीडर थे। अच्छा, ये हो ची मिन सिटी जो है इसका नाम पहले 1975 29 अप्रैल 1975 को फॉल ऑफ साइगोन हुआ था। हो ची मिन सिटी जो है, एक तो है ना हनोई, हनोई उनका
दारुल हुकूमत वियतनाम का, वो है ऊपर नॉर्थ में। हेनॉय था नॉर्थ में, और नक्शे पे देखें तो ये था नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ वियतनाम, शुमाली वियतनाम। और जो होचिमिन सिटी है ये है साउथ में, और ये साउथ वियतनाम का हिस्सा था, और ये वो था जिसको साइगोन कहते थे 1975 से पहले। अब ये होचिमिन सिटी इसका नाम रख दिया गया। जब ये फॉल ऑफ साइगोन हुआ तो उसके बाद ये होचिमिन सिटी कहलाता है, लेकिन ये पहले साइगोन कहलाता था, और ये फॉल ऑफ साइगोन। अच्छा, होचिमिन जो है इनके बड़े इनकलाबी लीडर और पहले सदर, और वो जो है वो इंडो चाइना में, इंडो चाइना जो कि फ्रेंच कॉलोनी था, वहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उसके बाद वो उन्होंने एक शिप के अंदर मुलाजमत की। उन्होंने दुनिया का कहा कि मैं चक्कर लगाता हूँ, तो वो बड़े इनकलाबी लीडर थे। उन्होंने बड़ी मामूली काम भी किए अपनी ज़िंदगी में। यानी वो जहाज़ पे इंडो चाइना से वो निकले, वो जहाज़ पे उन्होंने कई साल गुजारे, और चूँकि जहाज़ पे वो जॉब करते थे, बहरी जहाज़ पे, तो वो जगह जगह मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर रुकते भाई फ्रांस रुके, अमेरिका रुके, बरतानिया रुके, इधर रुके, तो वो रुकते जाते थे। उन्होंने बयान होता है कि उन्होंने फ़र्श भी धोया, उन्होंने कुकिंग भी की, सारे काम करते थे। और वहाँ से फिर ये हुआ कि वो फ्रांस में गए, रुके फ्रांस में। फिर उस ज़माने में ये जो कम्युनिज़म आ गया, लेनिन से बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद वो फ्रांस के अंदर, अब फ्रांस उस फ्रांस में जो कि ये जो यानी वियतनाम कॉलोनी है फ्रांस की, लेकिन ये फ्रांस में कम्युनिस्ट हैं जो वहाँ पर फ्रांस के मौजूदा सिस्टम से लड़ रहे थे, उनके साथ ही वाबस्ता हो गए। और जब इनको पकड़ने वगैरह की कोशिश हुई तो ये मॉस्को चले गए। लेनिन से बहुत मुतासिर थे, और लेनिन से इनकी मुलाकातें भी बहुत हुई, और ये प्रॉपर कम्युनिस्ट बन गए। और फिर उसके बाद ये इन्होंने कम्युनिज़म 1930 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। पहले वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थी गालिबन, लेकिन फिर सोवियत यूनियन की तरफ से कहा गया कि इसको इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बना लें। तो ये प्रॉपर कम्युनिस्ट गोरिले कॉमरेड, ठीक है ना, जो तारीख में जिनका नाम याद रखा जाएगा उसमें से एक हो चिमो है। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये वापस आए, और वापस आने के बाद जो है इनका, अच्छा अब वापस आए 31 के अंदर, 1931 वापस आके इन्होंने ये कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, जो कल भी हम बात कर चुके हैं वियतनाम के अंदर। और इनके दुश्मन दो थे। एक इनका दुश्मन था जापान, जो कि इंपीरियल, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इंपीरियलिज्म। इंपीरियल जो है वो तो जापान था, इंपीरियल फौज वो घुसा हुआ था वियतनाम के अंदर। और दूसरा जो है वो कॉलोनाइजर था, वो था फ्रांस। अब जनाब ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम के नतीजे में इनको दो कामयाबियाँ, गोरिल्ला फाइट इनकी मुसलसल हो रही थी। ये जापानीज़ के अगेंस्ट भी इनके गोरिल्ले लड़ रहे थे होचिमिन के, और जो है वो लड़ रहे थे फ्रांस के अगेंस्ट भी। लेकिन दूसरी जंग अजीम जैसी ख़त्म होती है तो उन्हें दोनों दो फायदे हो गए। एक तो ये है कि जो जापान है उसने, वो चूँकि इधर उधर हो गए थे दूसरे जंग अजीम के अंदर, तो जापान ने फ्रांस के कुछ ऑफिसर्स, कुछ नहीं जितने भी फ्रांस के ऑफिसर्स थे उनको असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया वहाँ, ठीक है। उस इलाके में वियतनाम के जहाँ पे कब्जा किया था जापान ने, वहाँ फ्रांस के ऑफिशियल्स कत्ल हो गए। साथ ही अमेरिका बैठा हुआ तो पर्ल हार्बर का, तो उन्होंने आके ये 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए और जापान ने सरेंडर कर दिया। तो एक तो होचिमिन का दुश्मन उधर ही खत्म हो गया, यानी जापानीज इंपीरियलिज्म जो था वो जापान। दूसरा ये है कि फ्रांस जो है वो भी यहाँ से रुखसत हुआ, टूट आगे पीछे। लेकिन चार्ल्स डी गॉल ने वहाँ पे ये कह दिया जाके, जो मैंने कल भी बात की थी, कि वो 3 इत्तेहादी बैठे, चौथा जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में, लेकिन चौथे जो थे रोजवेल्ट की डेथ हो गई थी, तो वो ये समझ रहे थे, अच्छा रोजवेल्ट चाहते थे कि ये जो है ये यहाँ से निकल जाए फ्रांस, रोजवेल्ट चाहते, रोजवेल्ट की डेथ हो गई। तो याल्टा और पोट्सडाम के दरमियान जो वक्त आया उसमें ये हुआ, उसमें तय हुआ कि नहीं, चार्ल्स डी गॉल कह रहे हैं कि मैं तो फ्रांस में रहूँगा, सॉरी मैं तो वहाँ पे रहूँगा इंडो चाइना में। वो फ्रांस फिर पहुँच गया, वहाँ फौजें लैंड हो गई। अब फ्रांस की फौजें जब लैंड हुई तो होचिमिन के साथ फ्रांस की पहली इंडो चाइना वॉर से कहते हैं, वो वियतनाम के गुरिल्लों की लड़ाई हुई फ्रांस के साथ। और प्रॉपर 1954 में 1954 में प्रॉपर फ्रांस को डिफीट हुई, फ्रांस की फौज को डिफीट हुई। सही,
ठीक है, डिफीट मतलब है कि शिकस्त हुई और कत्लेआम, लड़ाइयाँ, बहुत मतलब एक प्रॉपर जंग हुई। बीच में मुज़ाकरात होते रहे, हो चिमन फ्रांस भी गए आगे पीछे, लेकिन जंग, प्रॉपर जंग हुई और रुथलेस जंग हुई। उसके नतीजे में वियतनाम ने आज़ादी हासिल की, लेकिन वो आज़ादी ऐसे हुई कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो 17 पैरेलल, और 17 पैरेलल पे एक शुमाली वियतनाम और एक जनूबी वियतनाम। अच्छा, शुमाली वियतनाम इसी दौरान, चूंकि अब 54 आ चुका है, तो वो वर्ल्ड वॉर वाला तो खेल ही नहीं है। अब तो कोल्ड वॉर में जा चुके हैं सोवियत यूनियन और अमेरिका आमने सामने। तो जो शुमाली वियतनाम ऊपर 17 पैरेलल से नॉर्थ है, शुमाली वियतनाम, उसको सपोर्ट हासिल हो गई सोवियत यूनियन की। चाइना उस वक्त मौजूद था, लेकिन चाइना जो है ज़रा सोवियत यूनियन आगे, स्टालिन है ना, स्टालिन का दौर, जोसेफ स्टालिन। और इधर जो है, जो जनूबी कोरिया है, साउथ कोरिया, यहाँ की जो करप्ट सी रिजीम थी दीम की, उसको सपोर्ट हासिल हो गया अमेरिका की। और अब ये जनाब प्रॉक्सी, आप समझें कि कोल्ड वॉर की एक बड़ी प्रॉक्सी जो है वो वियतनाम वॉर की शक्ल में सामने आ रही है कि उधर से शुमाली वियतनाम है और उधर से वो हो ची मिन्ह की गुरीले लड़ रहे हैं, और इधर से जो है जनाब अमेरिकन हैं, और ये साउथ वियतनाम है, और ये और सारा हुआ। अब ये खिंच गई जंग, ये जंग ड्रैग हो गई, और उधर कैनेडी आ गए, कैनेडी की एसेसिनेशन हो गई अमेरिका में। ये खिंचती गई, और फिर उसके बाद ये हुआ कि इस वॉर पे नुकसान बहुत होने लगा अमेरिका में, और फिर ये हुआ कि पूरी दुनिया में उस वक्त ये अमेरिका में ख़ास तौर पे लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले। और एक तो निक्सन वैसे ही वाटरगेट की नज़र हो गया था, दूसरा ये कि वियतनाम से कोई अच्छी खबरें नहीं आती थी, और तीसरा ये था कि आप उधर क्या कर रहे हैं दुनिया के दूसरे कोने में फौज भेज के। तो ये हुआ कि वियतनाम की जंग के खिलाफ एक अमेरिका के अंदर एक प्रेशर डेवलप हुआ। निक्सन को, वैसे निक्सन रिजाइन कर गया, फोर्ड आ गया, वो चीज़ें बात। तो 73 में अमेरिका ने अपनी फौज को वियतनाम से विड्रॉ कर लिया। सही। हो ची मिन्ह की डेथ हो गई थी 1969 में, ये ध्यान में रखेंगे। इस वियतनाम की जंग बाद में ख़त्म हुई है, हो ची मिन्ह की डेथ पहले हो चुकी है। हो ची मिन्ह 69 में उनकी डेथ हो गई। वो जाहिर है कि लड़ते रहे सारी ज़िंदगी, उन्होंने इस पूरा जो था पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म किया, उनके गोरीले थे, सारा कुछ हुआ। तो अब ये यहाँ से 1973 में विड्रॉ कर गए। विड्रॉ करने के बाद ये हुआ कि वहाँ पे एडवाइज़र्स रहे कुछ, और लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विड्रॉ करने से बात नहीं बनेगी, ये हमें साउथ वियतनाम चाहिए। नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने कहा कि हमें यूनिफाई करवाना है, ये हम तकसीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात चलती गई, आगे एकॉर्ड हुआ, आगे पीछे हुआ। उन्होंने सरप्राइज अटैक किया 75 के अंदर, शुरू 75 के शुरू में। 74 से बिल्ड होना शुरू हो गया था, वो पेरिस एकॉर्ड फेल हो गया, जेनीवा एकॉर्ड फेल हो गए, सारे फेल हो गए। उन्होंने अटैक किया प्रॉपर अटैक किया। तो उसके नतीजे में 29 अप्रैल 1975 को फॉल ऑफ साइगॉन हुआ। फॉल ऑफ साइगॉन को लोग तशबीह देते हैं फॉल ऑफ काबुल के साथ। 2001 में जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है उसको लोग तशबीह देते हैं फॉल ऑफ साइगॉन के साथ। क्या वहाँ ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ी थी या यहाँ ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ी? क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे मनाजिर देखने में आए कि वो जो 8000 वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स, अमेरिकन नेशनल्स और वहाँ पर जो सफारतकार थे और बाकी लोग थे, वो सारे जो हैं वो जहाज़ आए, जहाज़ों से लटके हुए हैं, गिर रहे हैं पीछे। वो वियतनाम के गुरीले जो थे वो नॉर्थ के, उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। एक हेलीकॉप्टर उधर पानी में गिर गया, कोई इधर गिरे, कोई लोग गिरे। बिल्कुल वो मनाजिर जो मनाजिर अफगानिस्तान में 2000, ये लोगों ने कंपेयर किया फिर बाद में जब यहाँ से एग्जिट हुआ अमेरिकन का अफगानिस्तान से, तो साइगॉन के फॉल ऑफ साइगॉन के साथ उसको लोगों ने तशबीह दी। अच्छा, और ये एक बड़ी हजीमत बन गई। अब ये हुआ यहाँ से कि ये फिर मैंने बात की कि 1975 से, जो कल कहा था, 1975 से लेके 2000 तक कोई वियतनाम से कांटेक्ट नहीं हुआ, टिल ये कि बिल क्लिंटन वहाँ गए और फिर उसके बाद वो अलेक्स दोबारा शुरू हुई कई सालों के बाद। और यहाँ से जो फौज के लोग गए वापस
जो 73 में जो विड्रॉल, जब अमेरिका ने कहा कि विड्रॉ जा रहे हैं, तो कई फौजी ऐसे थे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो गए थे अमेरिका के। कई ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम का वो शिकार इसलिए हुए कि जो वापस गए फौजी अमेरिका के, तो उनको पता चला कि अमेरिका के लोग उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि अमेरिका में माहौल ही बना हुआ था कि ये जंग के खिलाफ माहौल था, ठीक है। और वहां पर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो गए, और उसके बाद जो है वहां पर इस तरह का माहौल बना कि लोग उनसे नफरत करने लगे। ये उनको अजीब फील हुआ। और फिर इसी दौरान एक नॉवेल भी आया। अब वो नॉवेल क्या था तो मैं उसको थोड़ा सा बता के फिर आगे निकलता हूँ। नॉवेल आया, बाद में वो नॉवेल बड़ा पॉपुलर हुआ। एक नॉवेल था कि एक स्पेशल फोर्सेस का एक नौजवान है, उसने 17 साल की एज में 1964 के अंदर उसने जो है वो अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, और अमेरिकन आर्मी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली, और फिर उसके बाद उसकी 69 में पोस्टिंग हो गई। वो 8 लोगों की टीम थी, 8 लोगों की टीम के साथ उसके कमांडर थे, उसके 8 लोगों की टीम लड़ती थी। उसको उन्होंने नॉर्थ कोरिया के गुरिल्लों से लड़ा, टॉर्चर बर्दाश्त किया, मारा उनको, उस तशद्दुद होता रहा, सारा कुछ वो लड़ता रहा। उसके बाद उसके कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, ये भी फरार होने में कामयाब हुआ बड़ी मुश्किलों के साथ। एक द्योमालाई या आप समझें फर्जी किरदार वहाँ के एक नॉवेल के अंदर आया। सही। लेकिन वो जब वापस आया यहाँ पे तो वो आके उसने देखा कि अमेरिकन तो मुझसे हेट करते हैं, और ये वो नॉवेल फिर इसको एक फिल्म की शक्ल दी गई और एक किरदार उसने जन्म लिया। और किरदार जो था वो मारूफ जो बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड के, जो रॉकी के हवाले से भी, सिल्वेस्टर स्टैलोन ने, और नॉवेल का नाम था फर्स्ट ब्लड, और कैरेक्टर का नाम था रैम्बो। तो रैम्बो जो कैरेक्टर है वो ये है कि रैम्बो शदीद एक गुस्से में है। ये वियतनाम से वापस आने वाला एक वेटरन है जो कि वहाँ से वापस आया है, और उसको वापस आने के बाद उसके टीम के लोग भी वियतनाम में रह गए हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किए उसने, उसका जो कमांडर था वो पीछे रह गए है, और उसके दोस्तों पे टॉर्चर हुआ है। उसको जो है वो नाइटमेयर्स आते हैं, वो डिस्ट्रेस सिंड्रोम में वापस आता है तो पता चलता है कि वो पुलिस के लोग और आम लोग और उसको जलील कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो फिर वहाँ से वो जो पहली इसकी मूवी है तो वहाँ से, और फिर दूसरी, तो ये वहाँ से फर्स्ट ब्लड नॉवेल जो था फिर उसने एक फिल्म की शक्ल ली कि वियतनाम से वापस आने वालों के साथ क्या गुजरी। और लोगों ने फिर लिंक किया, क्योंकि वो वियतनाम में सर्व करने वाले लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बड़े सीनियर ओहदों पे अमेरिकन आर्मी के अंदर मौजूद हैं, कुछ उनके सदूर भी हैं जो अभी हैं और रिटायर हो गए हैं कुछ काफ़ी। तो ये वियतनाम के साथ बड़ी बुरी यादें। अच्छा, अब वो वियतनाम और साथ उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो मजमून लिखा है तो उन्होंने कहा कि इंपीरियलिज्म यानी जापान और कॉलोनियलिज्म यानी फ्रांस, और फिर उसके बाद जिक्र तीसरा भी कर दिया कि यूएस के अगेंस्ट भी उस मजमून का हिस्सा है। और कल अगर वो होचिमिन सिटी जाते हैं तो ये होचिमिन सिटी वो है जो कि साइगोन था और जो कि साउथ वियतनाम में था, क्योंकि साउथ वियतनाम से विड्रॉ हुआ था अमेरिकन का, और नॉर्थ वियतनाम जो है वो था जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा था या सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, इसी दौरान जो है ये चूंकि टैरिफ का सारा सिलसिला, तो वियतनाम की ये ट्रेड है कि चाइना सबसे ज्यादा लेता है, यहां से फिर आगे भेजता है तो मेड इन वियतनाम लिखा होता है, तो अमेरिकन खुश हो जाते हैं, दुनिया खुश हो जाती है कि चाइना से थोड़ी है, वियतनाम से आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसी दौरान वो चूंकि फिर उन्होंने दोबारा आज बात की कि जी मैं हो सकता है फिर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अगले हफ्ते फिर दोबारा टैरिफ लगा दूंगा, अभी मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करूंगा, ये करूंगा, मेरा निकाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना नुकसान शदीद पहुंच चुका है पूरी दुनिया की मईशत को। लेकिन दुनिया तैयार है इसके लिए, दुनिया शौक के लिए तैयार है कि अच्छा करना है तो कर लें। तो आपकी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री जो है वैसे ही वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, ये क्या है कैसे है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा देखते हैं। लेकिन वो आज एशियन मार्केट उठी है तो ऊपर गई है, यूरोप की मार्केट भी ऊपर जा रही है, लेकिन एक फिर ही जानी कैफियत आ जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पता नहीं अगले हफ्ते फिर क्या अनाउंस कर देना है दोबारा। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये एक अभी एक टर्मोइल चल रहा है। अच्छा, लेकिन इस एक जो माशी टर्मोइल चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके साथ साथ अब दूसरा टर्मोइल भी, टर्मोइल क्या, एक इंतहाई आप समझ लें कि जो मैंने हमेशा बात कह रहा हूँ ना कि आम तरीन फैसले हो रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आम तरीन फैसले ये हो रहे हैं कि जो ओमान में ख़त्म हुई
ईरान और अमेरिका की टॉक्स, स्टीव विटकॉफ वहां से थे, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहां से थे। अब इनके दरमियान टॉक्स हुई और पॉजिटिव टॉक्स हुई, और पॉजिटिव टॉक्स के बाद ये हुआ कि ये टॉक्स अगले हफ्ते होंगी दोबारा, या 19 को होंगी, ये हफ्ते सैटरडे 19 है, उसको अगली टॉक्स दोबारा होंगी शुरू। लेकिन उन टॉक्स से पहले, उस गुफ्तगू से पहले दो बातें मैंने कल भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूं। पहली बात ये कि जो सऊदी अरेबिया से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हुई हैं और अब यूएई से भी हो रही हैं अमेरिका की, उसमें वो कंडीशन अब नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए कि आपने नॉर्मलाइज करना है इसराइल को। अब वो कंडीशन उसमें नहीं है। पहले ये था कि जी इसराइल को आप माने, तस्लीम करें, आप अब्राहम अकॉर्ड करें, फलां करें, फिर हम आपके साथ बात। अब अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से बात हो रही है कि न्यूक्लियर डील की बात हो रही है। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन उसकी कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ईरान से जो बात हो रही है, तो ईरान की इस मौजूदा करंट जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उससे हो रही है बात। वो बात भी चली गई कि ईरान में रिजीम चेंज होगा। तो दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। एक तो ये बात कि सऊदी अरेबिया के साथ टॉक्स में वो कंडीशन चली गई, दूसरा ये कि ईरान के साथ टॉक्स में वो कंडीशन चली गई, रिजीम चेंज होगा, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू होगा, कुछ आप ऐसा करें, कुछ वैसा करें। बिल्कुल सैंक्शन, ईरान कह रहे हैं सैंक्शन खत्म करें और हमें जल्दी नहीं है, सैंक्शन खत्म करें, वो बाकी सारी बातें। लेकिन ईरान ने आज एक और ऐलान कर दिया कि अगली मुलाकात से पहले स्टीव विटकॉफ के साथ, एक तो यह कि वो मुलाकात शायद ओमान में ना हो, वो मुलाकात हो सकता है रोम में हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकता है मुलाकात 19 तारीख को ओमान में ना हो, रोम में हो। पहली बात तो ये। इटालियंस एक्टिव हैं, आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम, मतलब उन्होंने कह दिया है कि ये मुलाकात हमारे यहाँ, शायद अमेरिका की और यूरोप के मुल्क इसमें बड़ा खासतौर पर ईरान के हवाले से उनका एक रोल रहा है माजी में भी। तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो टॉक्स हैं अब ईरान की, इसमें यूरोप दरमियान में आ रहा है, ईयू। तो देखना ये है कि ये टॉक्स, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला, क्योंकि ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका से अगले मुज़ाकरात से पहले हम एक मुल्क से मशवरा करेंगे और वो मुल्क है रशिया। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्टीव विटकॉफ से मिलने से पहले मॉस्को जाएंगे, या आज निकल जाएंगे या कल निकलेंगे, किसी भी दिन जाके मॉस्को मिलेंगे सर्जाई लेवरोव से, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, या प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले, हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात ट्रंप से प्रेसिडेंट पुतिन की हो रही है उसमें ईरान है, और उसमें गजा भी है, और उसमें मिडिल ईस्ट भी है। तो ईरान ने कहा है कि हम अगली बात डायरेक्ट अमेरिका से जो भी इनडायरेक्ट हमने करनी है, हम पहले प्रेसिडेंट पुतिन और सर्जाई लेवरोव से मशवरा करके फिर हम अमेरिका से बात करेंगे। अब देखें रियासत मुल्क किस तरह अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट दूसरी, एक तो ये बात ये हो गई कि उन्होंने इसको लिंक कर दिया कि हम जो भी, अच्छा अब पूरी कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि किसी तरह से वो उन्होंने कहा ईरान से इनडायरेक्ट डायरेक्ट, भाई इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या, वो ईरान कह रहे हैं हम तो रशिया से पूछ के जवाब देंगे आपको, पुतिन से पूछ के, हम डायरेक्ट आप जो मर्जी हमें कंसेशन दें। नहीं, एक तो ये कि सऊदी अरेबिया है, ओमान है, बाकी सारे मुल्क हैं। ध्यान में रखें ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान सुलह चाइना ने करवाई थी, और ये जो पुतिन और ट्रंप की बात हुई उसमें ईरान डिस्कस हुआ, और साथ ही ये मुतालबा अब एक जोर पकड़ गया है बहुत ज्यादा। ये फाइनल आज डील दोबारा रख दी है उन्होंने स्टीव विटकॉफ, क्योंकि इन दिनों में उनको पता है स्टीव विटकॉफ को कि अगले राउंड से पहले ये सीज फायर और जंगबंदी मुआहदा भी मुकम्मल करना है, क्योंकि कायरो से हमास का डेलीगेशन वापस आया है, दोहा पहुंचा है, और ना सिर्फ हमास का डेलीगेशन है, प्रेसिडेंट सिसी भी दोहा में है। प्रेसिडेंट सिसी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सिसी हैं, वो आज दोहा में उनकी मुलाकात हो रही है अमीर कतर के साथ, मुलाकात हो गई, बल्कि वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है, और उसमें गजा के हवाले से, बाकी हवालों से वो सारी बात हुई है। अब इशू ये है सारा कि ये फाइनल डील क्या है, और ये फाइनल डील जो है इसके ऊपर इसराइल पीछे बिल्कुल बैकफुट पे जाके हो गया। हमास ने बिल्कुल सीधी बात कर ली है कि अगर आपने करना है तो करें, वरना यह है कि ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं जी। और ये इसका जो आप समझ रहे हैं कि जो
मेन गारंटर इस वक्त है ना इस पूरे के पूरे ये सारा, वो सऊदी अरेबिया है। यानी ये सऊदी अरेबिया इस देखिए, इजिप्ट भी लेकर सऊदी अरेबिया के पास आया था ना भाई। अगर कह दिया था जॉर्डन के उन्होंने किंग अब्दुल्ला को, याद करें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, और नेतन्याहू के वो उन्होंने कहा था सीसी लेकर सऊदी अरेबिया ने एंडोर्स किया वो प्लान तो सऊदी अरेबिया गारंटर है उसको। सारा का सारा जो भी रीजनल मामला है वो तितर बितर हो जाएगा या वक्फा नहीं। अगर सऊदी अरेबिया के साथ ये मामला, वहीं पर रशिया और अमेरिका की टॉक्स होने जा रही हैं वहीं और हो रही हैं। ब्रेक के बाद करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बहुत अच्छा किया जी। ये जो कायरो में डेलीगेशन गया था हमास का, अच्छा ये ध्यान में रखें कि स्टीव विटकॉफ और सारे अमेरिकन के ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, सारे इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं। ईरान के मामलात अमेरिका से कैसे होते हैं, सऊदी अरेबिया के कैसे होते हैं, हुतीज़ के ऊपर फिर आज स्ट्राइक हुई, हुतीज़ ने जवाबी स्ट्राइक कर दी है, वो उनका मामला कैसे सेट है, सारे इंटरलिंक्ड है मामला। और इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ईरान ने तो कह दिया हम अमेरिका को जवाब देंगे रशिया को ऑन बोर्ड लेके। पहले रशिया जो है वहाँ यूक्रेन के साथ जो है वो सुमे के इलाके में अटैक्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि ट्रंप अब बेजार होके और वो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करनी है जेलेंस्की ने किसी भी वक्त के, जिसमें वो सारे इलाके जो जा चुके हैं वो भी, अब वो पाइपलाइन भी मांग रहे हैं अमेरिकन, मिनरल्स भी मांग रहे हैं, वो सारे मामले जो है वो मांग के नेटो का हिस्सा भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, वो सारा एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है वो तय हो जाएगी किसी भी वक्त। और उसके बाद जो है वो जाहिर है कि पूरा यूरोप जो है एक नई शक्ल लेगा, नेटो कोलैप्स हो जाएगा, नेटो अमलन ख़त्म हो गया। अच्छा, और नेटो ख़त्म हो गया है और उसके अलाइज और वो सारा का सारा सेटअप ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसराइल को हटाकर अमेरिका सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अब नहीं है कि आप इसराइल को मानेंगे, ये करें वो करें, वो न्यूक्लियर की बात डायरेक्ट हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, स्ट्रेटजी वो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया, इन्वेस्टमेंट उसमें इसराइल माइनस इसराइल हो रहा है सारा कुछ। जो प्रेसिडेंट सिसी हैं वो कतर पहुंचे हैं और कतर में उनकी मुलाकात हुई है अमीर कतर के साथ, और गजा सीज फायर, कतर इन्वेस्टमेंट्स और ये तेज़ी के साथ मामला। सऊदी अरेबिया की तरफ से आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, और उस वक्त हुआ है जब अहमद शरा जो कि सीरिया के सदर या अबूरी सदर, वो 5 साल तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट उनकी अनाउंस हो गई है, उसमें ख़वातीन भी हैं और दुरूज़ भी हैं और जो है उसमें लवाइट्स भी हैं सारे। वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है और उनकी मुलाकात जो है वो यूएई, ये पहला दौरा है उनका यूएई का, तो यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, उनके साथ अहमद शरा की मुलाकात हुई है। लेकिन अहमद शरा यूएई कहाँ से आए? अहमद शरा यूएई आए हैं टर्की से, और टर्की में जो एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम एनातोलिया में हो रहा था उसको अटेंड करके, और वहाँ पर उनकी तैयब उर्दुगन, टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगन से मुलाकात हुई, और जो मेन स्पीकर्स थे वहां पे उनमें से एक स्पीकर अहमद शरा थे, और अहमद शरा का कंप्लीट वहां पर जो जितने भी डिप्लोमेट्स मौजूद थे और जिनके साथ बातचीत हुई सारा कुछ हुआ, क्योंकि वो तैयब उर्दुगन के मेन, आप समझ लें कि वहां पे वो गेस्ट थे, तो वो वहां पर इतलाते हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हुए अहमद शरा से। तो अहमद शरा अब जो है वो वहां से यूएई आए हैं, लेकिन इसी दौरान सऊदी अरेबिया की तरफ से एक और ऐलान हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का जितना सीरिया ने कर्जा देना था वो सऊदी अरब पे करेगा। अब देखिए मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं ना, किस्त नहीं, ये नहीं कि किस्त 2 साल, सारा जो डेट है सीरिया का, अहमद शरा का, वो सऊदी अरेबिया पे करेगा, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ऐलान है, और मैं यहाँ पे यूएई का जो खलीज टाइम्स हैं उसे मैं कोट कर रहा हूँ 20th, सऊदी अरेबिया प्लान्स टू पे ऑफ सीरियस वर्ल्ड बैंक डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात ये सारी कि जो
आप उनका जो सारे WSM जितने भी हैं, मेरा ख्याल है एक जगह से पता चल रहा है कि 15 बिलियन उन्होंने देने हैं सीरिया ने, जो बशार अल असद के दौर में था 15 बिलियन, कुछ बताया जा रहा है कि 15 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से और UAE की तरफ से इनसे कहा गया कि किस्तें विस्तें नहीं, सारा का सारा इसको ख़त्म करो और उसके बाद यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ, ताकि ये सीरिया को आगे बनाना है, और टर्की भी ऑन बोर्ड है। तो ये एक बड़ा मुल्क ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सीरिया, जिसको डिवाइड करने की कोशिशें नाकाम हो गई, जिसमें सेक्टेरियन वायलेंस की कोशिशें नाकाम हो गई, जिसमें ये SDF और ये सारे जो वहाँ पे कुर्द वुर्द मामले वो सारे ख़त्म हो गए, उनका पैक्ट हो गया, वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए। देखें, बात यह है कि जब इस वक्त इतना कुछ हो रहा है, कोई मुल्क पीछे हटता है, कोई मुल्क सफारतकारी की तरफ जाता है, कोई नहीं पसंद कर रहा होता मान लेता है, फिर दूसरे को मनाता है, तीसरे को। सफारतकारी इस कदर भरपूर अंदाज में हो रही है हाईएस्ट लेवल पे, और उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास प्रोफेशनल सफारतकार हैं। कहीं पे वो स्ट्रेट टॉक करनी है कि ऐसा ना हो कि यार हम कुछ और कहें, हम कहें जी ऐसा जी ये चाय पर ये करें वो करें, वो सामने वाला कुछ और, वो सीधी बात हो रही है। स्टीव विटकॉफ, उधर लेवरॉव, उधर ईरान के डिप्लोमेट्स आप देखें, आप इवन सऊदी डिप्लोमेट्स देखें, आप रशिया को तो खैर छोड़ ही देना, रशिया चाइना और बाकी, आप इन मुल्कों के डिप्लोमेट्स देखें। और इन हालात में जब ये टॉक्स मैसेज कन्वे हो रहा है कि अच्छा जी ओमान के अंदर टॉक्स हुए, तो स्टीव विटकॉफ की कोई गलत बात तो नहीं समझी ईरान, क्योंकि उधर रहबर हैं, और ईरान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट की बात होना, न्यूक्लियर का मामला होना विदाउट एनी कंडीशन, प्री कंडीशन, सिर्फ ये कि असला नहीं होगा, वो तो इशू नहीं है भाई, असला नहीं होगा तो वो तो फिर इसराइल के पास भी नहीं होगा ना, तो फिर सारे मिडल ईस्ट से ख़त्म करें ना असला, मिडल ईस्ट से वेपन की दौड़ ख़त्म करें, ठीक है। और पाकिस्तान तो इसलिए वेपन दौड़ में हमेशा कहता हूँ कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने तो डेडनेस के तौर पर रखा है। तो बात यह है कि इसराइल को रखा हुआ है, इसराइल ने, और इसराइल, ये बात ध्यान में रखें कि इसराइल ने तबाह किया पहले इराक का जो फौजी रिएक्टर, उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो तबाह कर चुका है। और उसके बाद इसराइल जो है वो जो है ज़िया-उल हक के दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाने आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से टिप ऑफ आया, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज गया पड़ोसी मुल्क को कि जो उस कोटा पे अटैक करने का साथ प्लान कर रहे थे, कि अगर ये सोचा भी गया आपकी तरफ से, किया नहीं गया, सोचा भी गया, तो उसका रिएक्शन जो है वो आपकी सोच का रिएक्शन अमली इकदाम के तौर पे आ सकता है। इस तरह का मैसेज गया था ज़िया-उल हक के दौर में, ज़िया-उल हक के दौर में। तो बात ये सारी है कि अब इस तरह की डिप्लोमेसी हो रही है, इस तरह से बातचीत हो रही है, कहाँ पे नरम रहना है, कहाँ पे स्ट्रेट बात करनी है, कहाँ पे तरीक़ों से चलना है, और बड़े फैसले हो रहे हैं। अब उन बड़े फैसलों में, ठीक है, कि टर्की, अच्छा एक और बात, यूक्रेन और रशिया की कोई बात नहीं होगी आपस में, रशिया और अमेरिका की तो हो रही है, रशिया और यूक्रेन की भी तो होनी है बातचीत, तो वो रशिया और यूक्रेन की भी एक बातचीत होने जा रही है, वो टर्की में होने जा रही है, ये बैर असवद के हवाले से। अब देखें कितना फड्डा चल रहा है, ये वो बातचीत है जो 2022 में जो ग्रीन डील हुई थी गंदम के हवाले से, जिसके बारे में बाद में फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये सारा पैसा, ये सारी जो गंदम है, ये तो गरीब मुल्कों के हम दे रहे थे, लेकिन ये तो यूरोप खा रहा है, उन्होंने रोक दी। मैंने पहले भी बात की थी, मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत उसके साथ, यूरोप को अपनी हिपोक्रेसी से निकलना चाहिए, उनके लीडर्स को। इस तमाम अरसे में जब उनकी पूरी लड़ाई होती रही और ट्रम्प जिस पे तपा हुआ है, यूरोप गैस लेता रहा है रशिया से, ऑयल भी लेता रहा है, उनकी गैस, उनकी मशीनें क्या आसमान से बारिश के जरिए ऑयल गैस टपकती थी, वो लेते रहे सारे, किसी के थ्रू, इसके थ्रू, यहाँ से ब्लैक, तब उनके चलती रही। इशू ये, और साथ जंग भी हो रही है, पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं, तो इशू ये है कि जो भी कर लें दुनिया में मुल्क, चाहे उनकी कशीदगी हो, चाहे उनकी लड़ाई हो, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी हवाले से, कहीं रास्ता देना है, कहीं ट्रेड देनी है, कहीं कोई और मामला तय करने हैं। और इस वक्त फैसले हो रहे हैं बड़े, कि जैसे उन्हें याल्टा 2 या याल्टा 3 होने जा रही है,
ठीक है ना, शी जिनपिंग, और पता चला देखिए ना पुतिन और ट्रम्प की बात हो गई तो साथ ही जो है वो शी जिनपिंग की उनकी बात हो गई, तो बाकी मुल्क जो बड़े हैं, जो मिडिल पावर्स हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। मतलब अगर याल्टा 2 या याल्टा 3 या जो भी कुछ होता है तो मिडिल पावर्स एक फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आसियान के मुल्क। आसियान में पिछले 46-47 सालों से जंग नहीं हुई है साउथ ईस्ट एशिया में। ये बहुत बड़ा पावर है आपका। हम तो देखते ही उस तरफ है ना, ये मगरिब की तरफ ये जो सारे ममालिक हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलिपीन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, और यूरोप में तो ज़रा सी चीज़ के वो फटा पड़ जाता है। देखें ना वो मतलब है कि कोसोवो, सर्बिया लड़ रहे हैं आपस में, लड़े जा रहे हैं, तकसीम हो गए। वहाँ देखें मतलब इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर जो हैं, ईस्ट तिमोर से उनकी जब अलहदगी हो गई तो उसके बाद तो खूनी जंगें होनी चाहिए थी ना। बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईस्ट तिमोर और इंडोनेशिया। तो बात यह है कि उनका मिजाज बिल्कुल वो तरक्की और कनेक्टिविटी और आपस में वो बढ़ता जा रहा है। इसे एशियन सेंचुरी कहते हैं, इसको एशियन सेंचुरी। वो एशियन कंट्री सारे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे पंगे, मसले, फसाद, ये वो जो यूरोप के अंदर और नेटो, ये तो निकले यूरोप इन जंगों से ताकि वो आगे जाए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी निकले। और ये प्रेसिडेंट, मैं बताऊँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर ये करवाने में कामयाब हो गए ना, ये जो स्टीव विटकॉफ का प्लान है जिसमें ऑलरेडी फारिग है। देखें ना, इसराइल तो भाई बॉम्ब, ईरान बॉम्ब, भाई यहाँ पर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पुतिन से बात करके, और वो जो है वो उसमें ईरान जो है वो उनसे बात करके जवाब देगा। मुज़ाकरात रोम में होंगे या ओमान में होंगे, किधर होंगे। सऊदी अरेबिया ने मुबारकबाद दी है ईरान को, यूएई ने मुबारकबाद दी है इसके ऊपर, ओमान ने मुबारकबाद दी है, रशिया ने मुबारकबाद दी है, पाकिस्तान ने भी दी है। इन सब मुल्कों ने ये जो पेशरफ्त हो रही है इसमें मुबारकबाद दी है कि भाई बहुत अच्छा है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ भी हो रहे हैं मामला, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो खुदारा उसमें ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसे निकलें। ये सारे मुल्क पता है लीडर्स क्यों फैसले कर रहे हैं? क्योंकि सोशल अनरेस्ट नहीं है। छोटे मोटे इशू चलते होंगे ना टर्की में, इधर उधर हर जगह। इसका मतलब है कि जो तैयब एर्दोगन है सारा छोड़ के काम उन्होंने सीरिया को स्टेबलाइज किया है। उन्होंने ये कुर्दों के मामले खत्म, आप देखें तो सही इस वक्त उन्होंने कैसे वो स्टेप्स ले रहे हैं। लेबनान का आप हाल देखें क्या हुआ है। ये हिजबुल्लाह की फ़लस्तीनियों के लिए जो वहाँ शहादतें दी हैं, लेकिन लेबनान के अंदर वो पूरे वो उस खेल का वो जो एक चेस बोर्ड है उसमें लेबनान एक हिस्सा ले रहा है, उसमें इजिप्ट हिस्सा ले रहा है। हम ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हुआ। जिस वक्त हो रहा है कि हम जिस जिन इश्यूज में फंसे हुए हैं, तो बराए करम पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सकता है ये 8 से 9, 9 से 10 के इशू से निकले, टेबल पे जाके बैठे। जस्ट गो एंड सिट ऑन ऑल द टेबल्स, डोंट सेंड मैसेजेस कि जी हम उस टेबल पे जो फैसला हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, उस पे जो फैसला हुआ उसकी हम हमायत करते हैं, उसके लिए हम खुशी का इजहार करते हैं। उस टेबल पे जाके बैठें और फैसले साजी का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी एक मुकम्मल तारीख रही है पाकिस्तान की। हमने चाहे जॉर्डन का, चाहे इसराइल का, चाहे सऊदी अरेबिया का, ईरान के, इराक के, लेबनान के, अफ्रीका के, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, यानी ग्लोबल लेवल पे, रीजन को तो छोड़िए, ग्लोबल लेवल की स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया हुआ है माजी के। तो ये मैं गुजारिश करता हूं कि ये फरोही मामला से जल्दी निकलें, और जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।